ये हैं आपके 45 क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, अब 45 में से कौन कौन से क्वेश्चन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो ये एक तरह की आपकी बन जाएगी चेकलिस्ट। ठीक है, तो अभी रिवीजन अपना जैसे कर रहे हो करते रहो, और लास्ट आते रहते जितने टॉपिक जहाँ जहाँ से एम्फेसाइज करके हम बता रहे हैं उनको पढ़ के जरूर चले जाना। ऐसा ना हो कि वो चीज़ कोई छूट गई है। ठीक है, तो इतना चेकलिस्ट के तौर पे देख लेना। तो देखो 2-3 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही आउट करे दे रहे हैं सिंपली। देखो एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया यूनिट एंड डायमेंशन का, बोलो सही है? यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन। अब वो यूनिट डायमेंशन का इस साल का कौन सा क्वेश्चन है, तो जहां तक जो लग रहा है फोकस वो लग रहा है ये जो डेरिवेशन वाला एप्लीकेशन है ना, कि कोई क्वांटिटी P डिपेंड करती है Q पे, R पे, S पे, पावर A B C वाला, इस पे एक क्वेश्चन बनने के चांस। अच्छा, पूरे नीट 2025 की फिजिक्स के पेपर की भी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, 2 थ्योरी यहाँ पे चल रही हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 2 थ्योरी चल रही हैं मार्केट में, सोशल प्लेटफॉर्म पे। 2 थ्योरी, पहली थ्योरी ये है कि सर पेपर बहुत टफ आएगा, मोर ट्रेंडिंग ये। ठीक है, उसके पीछे अपने रीजंस हैं। दूसरी है कि पेपर बहुत इजी आएगा, इजी की अपनी थ्योरी है। तो दोनों थ्योरी में बता देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से सोचिए। पहले मैं बताता हूँ कि इजी थ्योरी इजी वाली क्या है, कि पेपर इजी क्यों आएगा, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जो ज़्यादातर लोगों का मानना है, हमारी ओपिनियन नहीं, एक जो पूरा अब तक का बच्चों का और टीचर से डिस्कस करने के बाद ये जो सर्वे का एक जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ कि इस बार पेपर इजी आने के चांस इसलिए लोगों को लग रहे हैं, या इसलिए इजी आ सकता है कि इस बार भी एनटीए चाहेगा कि 720 में 720 के स्कोर हों। काफी सारे लोगों के 720 में 720 का स्कोर आ जाए। क्यों? ताकि जो उन्होंने क्लेम किया था कि बच्चों का पढ़ने का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, वो बात सही साबित हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। इसलिए पेपर इजी बनाया जाएगा। क्योंकि अगर इस बार 720 नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि हम लोग सही थे, कि देखा इस बार नहीं आए किसी के 720 में 720, पहले आ गए थे, क्योंकि पहले कुछ ठीक। तो अब की बार नहीं आए क्योंकि इस बार पेपर सही बना, इस बार कुछ भी वो नहीं हुआ है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता भाई साहब, कोर्ट ने क्लीन शीट दे दी, सब कुछ क्लियर है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट आई एम सेइंग समथिंग। तो आप समझ रहे हैं, तो इसलिए पेपर इजी बनाया जाएगा, ये एक थ्योरी प्रिवेल कर रही है। इस थ्योरी को सुन के सोच के बच्चे खुश भी होते रहते हैं कि भाई चलो भाई, हाँ भाई पेपर अच्छा है, आसान है, हमें मौका मिल गया। ठीक, अच्छा। दूसरा जो है कि पेपर टफ आएगा, वो एक जनरल ट्रेंडिंग थ्योरी, मतलब एक नॉर्मल सी सोच है कि पिछली बार अगर इजी आया था तो इस बार टफ आएगा। एनटीए का ये मानना है कि पिछली बार इजी था ही नहीं, हमने तो अपना पेपर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया था। वो तो बच्चों का आईक्यू इतना बढ़ गया है, बच्चे पढ़ने इतना लगे हैं, इतना ज्यादा पढ़ने लगे हैं, हद कर दी इन्होंने पढ़ पढ़ के, कि 720 ले आए, देखना इस बार भी आ जाएंगे। तो जो टफ की थ्योरी वो ये है कि टफ की थ्योरी का बेस यही है कि जो हम लोग मानते हैं कि पिछले साल ये टफ था, इजी था, तो अब टफ आएगा। दूसरा जो टफ का जो सबसे बड़ा कारण है कि इस बार फिजिक्स का पेपर नीट का टफ आएगा, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इस बार सीबीएसई का फिजिक्स का 12th का बोर्ड का पेपर काफी जलवेदार था, काफी टफ था। मैंने खुद देखा उस पेपर को, तो आई मस्ट से मुझे भी लगा यार बहुत टफ पेपर है, इतना टफ पेपर बोर्ड के बच्चों में नहीं बनता है। तो हो सकता है कि एक तरह का ये एक मिसलीडिंग पॉइंट दिया जा रहा हो कि लोग बोर्ड के पेपर देख के एक्सपेक्ट करेंगे कि नीट के पेपर टफ आएगा, वहां हम कर देंगे हल्का, ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है बच्चों, तो हम इन सारी स्पेकुलेशंस, टफ और इजी की स्पेकुलेशंस के ऊपर चलते हैं। इनके ऊपर की चीज क्या है
लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टफ एंड इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे दिमाग में टफ और इजी की डेफिनेशन क्लियर है तो हम इस सब पे चर्चा ही ना करें। तो क्या डेफिनेशन है टफ एंड इजी की? अगर कोई चीज आपको आती है तो इजी है, और नहीं आती है तो टफ है। तो हमारा फोकस किस पे होगा? हर चीज में आनी चाहिए। अब पेपर इजी और टफ तो अपना वे ऑफ परसेप्शन है, अपनी तैयारी का लेवल हमें ये बताता है कि पेपर टफ था कि इजी था। अब 2022 में बताया जाता पेपर बहुत टफ आया है। हमारी की स्टूडेंट थी अदिति भाटिया, उसके 45 सही हो गए। अब जब उसने बताया कि सर मेरे सही सारे सही हो रहे हैं, इसको रिजल्ट आया नहीं था, तो हमने स्टेटस लगाया कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज गेटिंग 45 आउट ऑफ 45 करेक्ट। आई एम नॉट उसका नाम नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 45 है। तो कई बच्चों में ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बहुत टफ पेपर हो ही नहीं सकता है, ऐसे ही फेक है ये वो। और जब रिजल्ट आया तो वाकई 45 सही थे उसके। तो मैंने कहा तुम्हें टफ नहीं लगा? कि सर कहाँ टफ था, इजी था, और बाकी रो रहे हैं। तो फिर वही बात है ना कि टफ और इजी की परिभाषा ही यही है। तो जब आप पूरा पढ़ के जाओगे, क्वेश्चंस करके जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, तो वो आपको इजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरी जो चल रही है, इसे बच्चे बहुत पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया कि इजी का एक ये थ्योरी है, टफ की ये थ्योरी है कि बोर्ड का टफ था तो ये टफ होगा। और अपनी थ्योरी क्या है कि टफ हो चाहे इजी हो, अपने लिए वो इजी होगा। समझ गए ना? क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, T20 का टेस्ट दे रहे हैं। हम इस समय काम किस पे कर रहे हैं? हम नॉलेज पे काम कम कर रहे हैं, हम अपनी टाइमिंग पे काम कर रहे हैं कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सही टाइम होता है अपनी स्पीड को बढ़ाने का, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों को लेके चलने का, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो समझ गए ना? तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, एक चेकलिस्ट हमने बना ली 45 क्वेश्चंस की बनाने जा रहे हैं, और इन 45 क्वेश्चंस पे हम इसको चेक जरूर कर लेंगे, कोई पॉइंट हमारा छूटे ना। हालांकि तुम पूरा पढ़ के जा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे एम्फेसिस ज्यादा चाहिए और कुछ पे नहीं चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में एक आपका क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब वाला 12 साइड रेशंस बनी हुई है डायगोनल का, है ना? तो 5/6 आर है, फिर इधर से 7/12 3, तो वो सिर्फ क्वेश्चन है किताबों का, वो आएगा नहीं ना, वो आता है सिमेट्रिक सर्किट्स का पार्ट है, वो आता नहीं, किताबों में दिया गया। तो अब हम ये नहीं कहेंगे बेटा वो पढ़ के जाना, कहें ना पढ़ के जाना, छोड़ जाना। जो पढ़ गया ना उन पे हम जोर दे रहे हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा तो बहुत मामूली सी हो सकता है वही आ रही हो, तो इन 45 क्वेश्चन में वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके समझते जाएंगे। 45 के 45 क्वेश्चन हम आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि यूनिट डायमेंशन एक क्वेश्चन आना ही आना। ठीक, एक क्वेश्चन बच्चों देखो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, जैसे हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 होता है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि 45 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन डायमेंशन, ऐसा तो होता नहीं, मालूम है ना, सीक्वेंस फॉलो होता नहीं, लेकिन वी आर टेकिंग इट एज अ सीक्वेंस, फर्स्ट बुक से सेकंड बुक की तरफ चलते हुए। तो एक क्वेश्चन तो आपका जाहिर सी बात 100% फिक्स है, किससे? लॉजिक गेट से आने आना, पक्का। लॉजिक गेट पढ़े हुए, तो लॉजिक गेट में क्या पढ़ गए ना, सारे पढ़ गए आने, एंड, नॉर, और उनके कॉम्बिनेशन, व्हाई दे आर यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, और फिर नैंड को एज और कैसे यूज करते हैं, नैंड को एज एंड कैसे, नैंड को एज नॉट कैसे यूज करते हैं, सर्किट लॉजिक सर्किट्स क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, सिंबल्स क्या है। तो ये पूरा पढ़ के जाना है, छोटा सा एक टॉपिक है, पूरा पढ़ के जाना। ठीक, लॉजिक गेट एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन डायमेंशन में पक्का। कितने बचे? 43, 2 तो कवर हो गए। ठीक, ऐसे कवर करते हैं। फिर समझो इधर से चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मोशन इन 1D का है आपका। अब मोशन इन 1D में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार जो मुझे लग रहा है कि वो ग्राफ से क्यों दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बाबा रामदेव की तरह, कौन से बाबा की तरह कहते हैं, ग्राफ की तरह, ग्राफ का एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। ठीक है, इट इज समथिंग रिलेटेड विद ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा नहीं था, या ऐसे ट्रेंडिंग से देखा कि ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो सर ग्राफ के साथ वो इक्वेशन मोशन को यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके जनरल रिजल्ट तो सारे पढ़ने, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज स्पीड,
कंडीशन डिफरेंट, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम वाले सारे केसेस देख के जाने। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी चांस हैं, ठीक, या तो वो ग्राफ से ज्यादा चिपका लग रहा है या वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख के आना है। मोशन एनालिसिस बाय कैलकुलस मेथड जो आपको बताया हमने, तो वो कैलकुलस बेस्ड भी आपको करके जाना है। 1D से क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक। अब क्या होता है कि वेक्टर एक बड़ा ही डाइसी सा होता है। वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन के चांस बहुत कम होते हैं। तो वेक्टर जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि एक मूविंग बॉडी के ऊपर लगने वाले 3 फोर्स का ट्राइंगल बना के दिखाया गया था। तो मैं कराया भी हमने कॉपी में कि एक मूविंग बॉडी पे ट्राइंगल ऑफ 3 फोर्स बने हुए हैं, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, लगातार बढ़ रही है, या जो ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। तो हमें पता है कि उस पर जो 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स का सेंस क्या दिख रहा है, सेम। तो उस पर रिजल्टेंट वेलोसिटी 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और बोल दिया कि मूविंग बॉडी है। तो जाहिर सी बात है अगर मूविंग बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। पे एक्शन 0 हो ना, तो एक्शन 0 कब हो सकता है, तो बॉडी रेस्ट हो या मोशन में। लेकिन क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि मूविंग बॉडी है, तो जाहिर सी बात है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताओ बच्चों, वो बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है ना। तो देखो ये वेक्टर का यूज था कि नहीं था, और इसमें मोशन की बात करते हैं तो वो वेक्टर हमेशा ऐसे छुपा छुपा सा आता है कि क्या तुमको वेक्टर मालूम है, क्या वेक्टर जानते हो। तो वेक्टर एप्लीकेशन मोशन, वेक्टर एप्लीकेशन इन फोर्स एनालिसिस, ऐसे करके 2 पार्ट बन जाते हैं। उनके जो क्वेश्चन आपने करे उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो भी मोशन एनालिसिस बनता है, जैसे स्विमर रिवर केस वगैरह है, या प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक। तो आपको मोशन 2D और वेक्टर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें भी मैन एंड अम्ब्रेला केस वाले क्वेश्चन करके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आदमी जा रहा छाता आगे पीछे कर रहा है, वो वाले क्वेश्चन नहीं आते, ठीक, उसकी जरूरत नहीं। आप क्या पढ़ के जाओगे, 2D में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन फ्रॉम द ग्राउंड, मोशन फ्रॉम द टावर और स्विमर रिवर केस, ये पूरा टॉपिक पढ़ के जाओगे। अलॉन्ग विद द वेक्टर रिजल्ट्स क्या क्या थे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोप्लेनर क्या है, कोलिनियर क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, एक क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन दिख रहा है जो कि वो यूज करेगा कहां से, रोटेशनल डायनेमिक्स से। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग, तो आपको करना पड़ेगा R क्रॉस F, है ना। तो वो आपका एक वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ क्या रहा है, वो टॉर्क। तो इस तरह से वेक्टर के एनालिसिस में आता है। मान लो पूछ लेगा कि फाइंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P डॉट E, ठीक है। और एक बार जो क्वेश्चन आ चुका है वो भी आपको हमने बताया था कि आपके पास कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर ये कोई रोटेटिंग बॉडी है ना, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और इस पर टॉर्क क्या लग रहा है, तो टॉर्क डॉट V का रिजल्ट क्या है, क्या वो 0 है कि नॉन 0। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इस रोटेटिंग बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग कहाँ रहा है, वेयर इज दैट टॉर्क। तो वो टॉर्क कहाँ पर बच्चों, एक्सिस पर, बिकॉज टॉर्क इज एन एक्चुअल वेक्टर। और अगर ये एक्सिस पर है और वेलोसिटी टेंजेंशियल, तो बीच में एंगल हमेशा कितना है, 90। तो देखते बता देंगे A डॉट B बराबर AB cos थीटा, थीटा 90, तो कितना आ गया, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देके जाना है। आपको देखने में लगेगा कि टॉर्क का क्वेश्चन है, लेकिन वो वेक्टर का क्वेश्चन होगा, छुपा हुआ, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो हमने बताया 2D और वेक्टर पे कंबाइंड फॉर्म जो है उस पे आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आए हुए क्वेश्चंस, PYQs और DPP के क्वेश्चंस करके जाएंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं कि ट्रेन जा रही है, एक तोता उस गैप में नाच रहा है, आ रहा है, जा रहा है क्यों कर रहा है पता नहीं, तो वो सब क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने, ठीक है। इतना रिलेटिव मोशन में नहीं जाना था, ठीक है। वो बस जब शुरू में पढ़ते हैं तो अपने नॉलेज के एक्सपैंड करने सब चीजें होती हैं, बट अब कट शॉर्ट में समझो वो नहीं करते, ठीक है। फिर अब यहां पे आप देखिए इतना पार्ट 9 को लपेट लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं फ्रिक्शन
वर्क एनर्जी पावर और पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर वर्क एनर्जी पावर को खाली वर्क एनर्जी पावर नहीं रहता, इसमें केसेस ऑफ CLM भी रहते हैं। ठीक, फ्रिक्शन पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है श्योर, फ्रिक्शन पे एक क्वेश्चन आपका आ रहा है 100%। ठीक, अब वो फ्रिक्शन कौन सा है, तो फ्रिक्शन के 3 पार्ट आपको बता दिए हमने। केस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइन प्लेन, वर्टिकल। जहां पे ज्यादा चांस है वर्टिकल की, लेकिन पढ़ के तीनों जाने। ठीक है, फ्रिक्शन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वर्क एनर्जी पावर में बच्चों इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन बहुत दिनों से आया नहीं है। एक मोटर की इफिशिएंसी, वाटर पंप की इफिशिएंसी, पानी पहुंचा रहा कुछ हाइट तक, इतनी हाइट तक, उतनी हाइट तक, उसकी इफिशिएंसी 60% है। इनपुट का, उसका इनपुट पावर दिया होगा 3 kW यानी 3000 वाट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh/t, आउटपुट पावर mgh/t, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100% में कन्वर्ट करके मास पर सेकंड कितना पंप करेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। ठीक है, क्लियर। फिर कोलेजन, कोलेजन पे इस बार एक क्वेश्चन के चांस बहुत ज्यादा प्रबल हैं कोलेजन पे। ठीक, इट मे बी इलास्टिक कोलेजन, इट मे बी इनइलास्टिक कोलेजन, बट कोलेजन के क्वेश्चंस हैं। जहां तक दिख रहा है वो है ऑब्लिक कोलेजन, यानी टकरा करके एक 90 डिग्री चला। एक बार क्वेश्चन आया हुआ ना, करवाया कॉपी में, 90 डिग्री चला गया आधी वेलोसिटी से, तो जो दूसरा टुकड़ा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इसका आंसर रहा था 10^½ याद है। तो उसी तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आ सकता है। कोलिजन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रिक्शन का हमने तुमको बता दिया पक्का, एक कोलिजन का बता दिया पक्का। ठीक है, बाकी न्यूटन्स लॉ के जनरल जो केसेस हैं बच्चों, ठीक है, पुली वाला, ये सब, पुली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इस बार, लेकिन पढ़ तो जानी। और ब्लॉक वाले केसेस जो हैं, ब्लॉक वाले, इनमें से कुछ बन सकता है, इंक्लूडिंग द फ्रिक्शन इन इट। ठीक, फ्रिक्शन को इंक्लूड करके वो बन सकता है। ठीक है, फिर मोशन के साथ भी फ्रिक्शन इंक्लूड हो जाता है। आपको पता है कि एक ब्लॉक को किक कर दिया, वी वेलोसिटी दी, कितने टाइम के बाद रुकेगा, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, है ना। तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन काफी चीजों को कवर कर देता है। वर्क एनर्जी पावर में आपको बताया कि जो सिंपल वर्क एनर्जी पावर की डेफिनेशन है उसमें वेक्टर इन्वॉल्व कर लेगा कि भाई फोर्स इतना दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना दिया है, तो इनका वर्क हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो हैं। लेकिन इसका जो वर्क एनर्जी पावर की डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे या जो फॉर्मूला, वो बहुत सिंपल होंगे, आराम से कर लोगे, बस ठीक से याद रहे उस समय। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन के लॉज हैं, इनकी थ्योरी जो फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ, इस पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी ऐसा बन सकता है कि एक आदमी एक बोट में बैठा हुआ है और पानी रुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है, उसके पास अपना ही एक खुद का पंखा है फर्राटा वाला, उसने अपना इंजन स्टार्ट किया जो एनर्जी डेवलप कर सकता है, और उसने उसी नाव में पंखा चलाया, तो पंखा चलाने से पंखा उधर चलेगा तो उसको वापस थ्रस्ट मिलेगा, तो क्या नाव चलेगी या नहीं चलेगी वगैरह। तो हमें मालूम है कि नाव चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि आप जो है इंटरनल फोर्स से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाव नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं कि पंखा हमने जो है, ये जो हमने सेल बांध रखा था, हिंदी में कहते हैं पाल, उस पर पंखे की हवा मार रहे हैं, हवा बाहर से नहीं आ रही, हमारे पंखे की हवा आ रही है, तो क्या पंखे की हवा से ये चलेगी नाव? नहीं, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ये जो हमने बोला ये दूसरी बात है, ये तो थ्रस्ट लगे चल जाएगी, और उधर से कोई अपोज तो चले। लेकिन अगर ऐसे है कि हम पाल पे पंखे पे हवा मारें तो वो नहीं चलेगी, वो किस पे चलती है, जब बाहर से कोई हवा आती है तब चलती है। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी बोर्ड पे चल रहा है आगे, और बोर्ड का मास आदमी के मास से कंपेरेबल है, और बोर्ड कहीं बंद ही नहीं है, तो बोर्ड पीछे आएगी आगे जाएगी, जाहिर सी बात है मैन के अपोजिट जाएगी पीछे। वो कितना डिस्टेंस मूव करेगी उसकी रिलेशन बताई थी, याद है, उसकी वेलोसिटी का रिलेशन बताया था, याद है। तो उस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाए, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ उससे। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की थ्योरी आपको मालूम नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन जो बने वो कुछ केस करके बनेंगे कि ऐसा क्यों होता है,
वैसा क्यों होता है, तो उसके पीछे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी में जाकर के आप उसको देखेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक क्वेश्चन आपके 4-5 चैप्टर से बन जाते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ इसमें किस बात का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, सूडो फोर्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कि ब्लॉक ट्रक के पीछे रखा आगे तो सूडो फोर्स, इंक्लाइन में सूडो फोर्स, वो सब कॉपी में करवाए हुए हैं वो देख के जाने, ठीक। लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन कि ऐसा ना करूँ मैं IIT जी के एडवांस से क्वेश्चन कर डालूँ, वो सब इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो आपके नोट्स में लिखवाए उसमें हमने ऑलरेडी NCERT कवर कर दिया है, NCERT के क्वेश्चन हमने उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको करवाए हुए हैं, तो उतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी PYQs लेके चलेंगे, ठीक है, इतने के लिए, ठीक है। फिर अभी हम बात करें मेजॉरिटी की, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, 9 और 1 10 क्वेश्चन तो हो गए कवर, ठीक। बचे कितने, 35 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। तो 35 के लिए इधर आ जाओ, देखो रे ऑप्टिक्स में बच्चों उठा लो प्रिज्म की सारी कंडीशंस आपको पढ़ के जानी है। एक क्वेश्चन आपका प्रिज्म पे पक्का आ रहा है, ठीक है, प्रिज्म का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, चाहे वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे हो, चाहे वो सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस कर दी जाए, या नो इमरजेंसी कंडीशन हो, या ग्रेजिंग इमरजेंस हो, या मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन हो, सारी कंडीशन आपने डिस्कस करी जा चुकी हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे प्रिज्म के लिए, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स से क्या आएगा, तो बच्चों वेव ऑप्टिक्स से 3 चीजों में फाइट रहती है हमेशा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक। तो इस बार ज्यादा चांस इंटरफेरेंस के, ठीक है, लेकिन नो डाउट मतलब कोई वंडर नहीं है कि अचानक से डिफ्रैक्शन आ जाए, तो इसमें तीनों को ही पढ़ के जाओ ज्यादा बेटर। लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म आपका किससे आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स से कंफर्म आ रहा है, इट इज एज श्योर एज कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरह से इट इज एज श्योर एज कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन प्रिज्म से आ रहा है, ठीक। और सबसे सिंपल गैस करना, सबसे आसान गैस, सबसे आसान, करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो एक सर्किट आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये सर्किट इस बार जो जैसा लग रहा है पिछले सर्किट्स के हिसाब से, इस बार ये सर्किट में 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि एमीटर वोल्टमीटर रीडिंग करके कुछ पूछ रहा है, फाइंड द एमीटर रीडिंग, या फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग, या कोई 2 बैटरी बना करके, एक यहां एक यहां, बीच के रेजिस्टेंस का करंट पूछा, जो बड़ा कन्वेंशनल सा क्वेश्चन है। ठीक, R1, R2, R3, तो हो सकता है इनके अंदर से कोई करंट पूछ रहा हो, तो ऐसा एक सर्किट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये सब पूरा पढ़ के वो भी जाना। तो सर्किट का क्वेश्चन श्योर है, हर साल आता ही आता है, और उसमें क्या पूछेगा, कभी कभी कह देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट नो पोटेंशियल्स, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच। तो तभी होता है जब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल इस वाली ब्रांच के पोटेंशियल क्या होता है, बराबर। तो उसकी कंडीशन हम देख लेंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है और आता रहता है, ठीक है। सर्किट आप उसको पढ़ाए हो, अच्छे से पढ़ के तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता दिए, ठीक। वापस आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 तो श्योर है, पक्का, ग्रेविटेशन, ठीक। ग्रेविटेशन चैप्टर अपने आप में ऐसा है कि इसमें आपको सोचना नहीं कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये श्योर बताते हैं ना तुमको। डायमेंशन का श्योर आएगा, 1D का ग्राफ से एक पक्का आएगा, फ्रिक्शन से एक पक्का आएगा, लॉजिक गेट से 100% आ रहा है, सर्किट से 100% आ रहा है, रे ऑप्टिक्स 100%, वे ऑप्टिक्स 100% आ रहा है, ठीक। और उसमें भी कौन सा आ रहा है ये आपको मैंने बताया अभी, ठीक है। अब ग्रेविटेशन को क्या किया गया, 3-4 पार्ट में बांटा हुआ। पहला पार्ट तो ग्रेविटेशन का है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि 2 मासेस के बीच का फोर्स Gm×r²। अब एक मास के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों का r डिस्टेंस रख दिया, तो क्या रेशियो होगा फोर्स मैक्सिमम हो जाए, फलाना ढिमकाना।
फिर दूसरा पार्ट है कि उसी फोर्स की वजह से जब अर्थ की फील्ड में कोई मास गिरता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशंस, और वेरिएशंस के ग्राफ ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द शेप, ड्यू टू द रोटेशन, वो जी के वेरिएशंस वाला एक पार्ट है पूरा। उसमें वो क्या कर देगा, वो कह देगा कि थ्योरेटिकली कह देगा कि आदमी पोल से इक्वेटर जा रहा है, या कोई एक बीम बैलेंस है वो पोल से इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर से पोल जा रही है, तो बीम बैलेंस की रीडिंग बढ़ी हुई आएगी घटी हुई आएगी, तो हमें मालूम बीम बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्प्रिंग बैलेंस से फर्क पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस वेट को नापता है, बीम बैलेंस मास नापता है, तो वो सब जो बताया हुआ है। तो ग्रेविटी का वेरिएशन। दूसरा, वेट के वेरिएशन न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि किस हाइट पे जाके वेट जो है सरफेस के वेट, सरफेस वाले जो वेट का उसका 1/9 हो जाए या 1/4 हो जाए। उसमें दो फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, एक अप्रोक्सीमेट आता है, मतलब जो पर्टिकुलर केस है कि h कम है तो w बराबर w डैश बराबर w 1 माइनस 2h बाय r, और एक था जनरल फॉर्मूला w डैश बराबर w अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, पूरा डिटेल बताया। तो ग्रेविटी का वेरिएशन वाला एक पार्ट हो, इतना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटी वेरिएशन तक एक पार्ट। दूसरे पार्ट में आता है इंटेंसिटी पोटेंशियल, और उसके साथ वर्क डन, और उसके साथ एस्केप वेलोसिटी, कि हमने सरफेस से फेंका तो एस्केप वेलोसिटी डबल से फेंक दिया, एस्केप से कम से फेंका, एस्केप बराबर फेंक दिया, और उसके बाद इनकॉर्पोरेट कर लेता है किसको, सैटेलाइट को, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर दोनों की कोरिलेशन। तो ये एक छोटा सा बीच में पार्ट आ जाता है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केसेस, सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या है, सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या है, सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ। कोई मास सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कोई मास स्मॉल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या है। अर्थ के सरफेस पे एक मास रखा है बच्चों, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अरे बहुत टाइम लगा दो। तो इसका जवाब है कि सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर यहां सरफेस पर रखा और आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यानी आप कह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस की एनर्जी जीरो है, लेकिन वही जो सरफेस रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम बाय आर। तो सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमें क्या पता, आप बताइए रेफरेंस कौन सा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कहोगे तो जीरो है, लेकिन सेंटर से बोलो तो माइनस जी एम बाय आर, याद आया। और फिर इसी सरफेस हाइट h पे कोई मास है मैं यहाँ पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये कहाँ के रेस्पेक्ट में बोली गई, सेंटर के रेस्पेक्ट में। और फिर ये h पे अगर यहाँ पे है तो पोटेंशियल सरफेस अब क्या हो जाएगी, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। आई होप तुम्हें याद होगी बात, याद है। और जब सरफेस के करीब आ गए तो h बहुत कम हो गया, तो सीधा सरफेस एम जी एच, तब क्या कहते हैं एम जी एच। और किसी भी मास की, m मास की किसी भी पोटेंशियल v में पोटेंशियल क्या थी, कोई मास m है, पोटेंशियल v में पोटेंशियल क्या थी, m इंटू वी, सिंपली m इंटू वी, खत्म। तो वहीं से उसी m इंटू वी से सारे फॉर्मूले बनते जाते हैं। और फिर वर्क डन वाले क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वो यहाँ ही पूछा सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। ओरिजिन पे एक बड़ा सा मास रखा हुआ है और एक मास यहाँ पे था 0, y से, और इसको खिसका रख दिया x, 0 पे। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी mv1 और यहाँ पे क्या mv2, तो दोनों का डिफरेंस w बराबर mv1 m ब्रैकेट v1 माइनस v2 माइनस v1, यानी m डेल्टा v। याद आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ लग सकता है। तो एक सेकंड बीच में ये सकरा सा पार्ट आ गया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। फिर आखिरी पार्ट आ गया कौन सा, कैप्लर्स लॉ। तो इसका आखिरी पार्ट है कैप्लर्स लॉ, उस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ अबाउट टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, और सेकंड लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप वगैरह वगैरह, याद है ना। तो सेकंड लॉ थर्ड लॉ वाला पार्ट यहाँ पे आता है। तो ग्रेविटेशन से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। बात है ना सर इसमें ग्रेविटेशन क्वेश्चन आ गया, अरे बता दो था इन सेगमेंट से। अब सर इनमें से कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि कौन सा सेगमेंट, क्योंकि सबसे ही क्वेश्चन बन चुके हैं और आने के चांस रहते हैं। तो एज अ होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी अगर कैटेगराइज करोगे तो वहां पे गलती हो सकती है, कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, ठीक है। बट यही बहुत बड़ी बात है, ग्रेविटेशन क्वेश्चन आ रहा है यार, उसको पढ़ लो कायदे से, 3-4 पार्ट बांट के उसको पढ़ लो, सब पे कुछ आए हुए क्वेश्चन लगा दोगे, तुम्हारा काम हो गया, ग्रेविटेशन से एक पार्ट बन गया, करेक्ट, ठीक। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे 2D में प्रोजेक्टाइल की बात करी है, सर्कुलर की बात नहीं करी।
अब इधर आ जाओ, यहां पे बच्चों दो चीजें बनती हैं। एक तो देखो 100% लाइक ग्रेविटेशन, 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक, रोटेशनल डायनामिक्स। एक से दो क्वेश्चन भी कह सकते हो, 1+1, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स में काफी वेरिएशन, क्योंकि जो सर्कुलर का पार्ट है उसका जो बेसिक है, जो सारे कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, वो एज इट इज यूज करे जाते हैं। किसमें? रोटेशनल में। फर्क ये कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होती है, ठीक है। तो रोटेशनल के साथ दो क्वेश्चन में आप जोड़ देंगे टॉपिक को सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल सेंटर ऑफ मास मिला करके आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक मिनिमम रोटेशन से जरूर आ रहा है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। रोटेशन से आ रहा है, रोटेशन से आ रहा है, ठीक है। अब रोटेशनल चैप्टर को भी बांटा गया कितने पार्ट में? पहला पार्ट है रोटेशनल के जो जनरल फॉर्मूले, जनरल टर्म्स हैं, क्या क्या? टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी टॉर्क आई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा या MVR, है ना। फिर उन समय एक आई बार बार आता है, उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपने आप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही कुछ क्वेश्चन बनते जाते हैं। अब क्योंकि उसमें थ्योरम वाले क्वेश्चन हटा दिए गए कि थ्योरम नहीं आता, लेकिन थ्योरम के बिना काम भी नहीं चलता, तो थ्योरम को पढ़ के आना, पर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करके नहीं आना। लेकिन थ्योरम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होता है, मोमेंट कैसे डिफाइन किया, ये पूरा एक पार्ट हो गया। दूसरा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे यूज हो रहा है, उसमें क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जैसा आ चुका है, फिर हो सकता है बहुत दिनों से ऐसा आया नहीं है, मे भी आ जाए। देखना, एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे कील लगा दी तो रॉड कील पे घूम सकती है ऐसे, और यहाँ पे एक धागा बांध दिया तो रॉड हॉरिजॉन्टल रुकी हुई है। धागे को कैंची से कट कर दिया, जैसे धागे को कट करोगे रॉड रुकी रहेगी कि ऊपर जाएगी? बोला करो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जैसे कट कर दो रॉड रुकेगी कि ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी, टूइंग ऐसे जाएगी। तो जब ऐसे नीचे जाएगी तो इसकी जैसे नीचे कट, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा कितना है, तो क्या करोगे? जैसे कट किया, mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, mg इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। और क्योंकि रोटेट कहां से कर रही है, किनारे से कि बीच से? किनारे से, तो आई हो गया ml²/3, तो mg इंटू l/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू l/2 बराबर आई अल्फा। आई क्या हो गया? ml²/3, ठीक, इंटू अल्फा, तो अल्फा वहां से निकाल। ये आ चुका है क्वेश्चन, आया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिए कि रॉड है, ये हो, तो वो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ठीक, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूरा रोटेशनल डायनामिक्स का, वो है रोलिंग वाला पार्ट, ठीक। जो रोलिंग वाला पार्ट है वो पहले पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रोटेशन के कुछ क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, वो रोलिंग मोशन को लेके चल रहे होते हैं, आप बॉडी रोलिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रोलिंग वाला पार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे। रोलिंग कैसे? दो जगहों पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। उसमें रेशियो ऑफ एनर्जीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक का रेशियो वगैरह वगैरह, वो आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, क्लियर है। और इंक्लाइंड प्लेन पे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √2g/बीटा, एक्सेलरेशन g/β, टाइम वाला, क्लियर है। वो सारी चीजें पूरे पढ़ के जानी। तो ये दो पार्ट में बांटा हुआ है इसको, पहला जनरल पार्ट, दूसरा पार्ट है रोलिंग वाला पार्ट। तो रोटेशन एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 13, 14, 15 पे, ठीक। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम कह सकते हैं पक्का आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर चीज को टच नहीं करके बता सकते, बता भी सकते हैं वैसे, लेकिन उसमें गैस वर्क ज्यादा वैसा हो जाएगा। SHM प्लस वेव, तो ये तो बहुत मोटा मोटा बता दिया हमने, ठीक है। SHM से एक क्वेश्चन बने, ये कभी कभी ऐसा होता है कि SHM को पूरा गैप, SHM को खिलाते ही नहीं उसको, IPL की तरह उसको, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी को लेंगे नहीं, तो ऐसे कभी की हटाई देते बेचारे को। तो ऐसा नहीं कैसे SHM आ गया है, ग्रेजुएशन आ गया है श्योर है, लेकिन SHM क्या होता है, वेव के चक्कर में कभी कभी नेग्लेक्ट हो जाता है, पर वेव से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वेव अपने आप बहुत वास्ट है। इस साल का जो वेव का पार्ट जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों को, ये है, 3 क्वेश्चंस में आ रहे हैं SHM वेव से मिला के। स्ट्रिंग्स यानी स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग्स,
एंड पाइप्स, ठीक। पाइप्स में ओपन पाइप, क्लोज पाइप, इसका पांचवा हार्मोनिक उसकी चौथी ओवरटोन के साथ मैच कर रहा है। मैच का मतलब रेजोनेंस कर रहा है। इसकी पांचवी ओवरटोन उसकी चौथी हार्मोनिक से रेजोनेंस में है, ठीक। या एक ट्यूनिंग फॉर्क है क्लोज पाइप की पांचवी हार्मोनिक और ओपन पाइप की सातवीं ओवरटोन के साथ रेजोनेंस में, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी वही इसकी वही इसकी, तो इसको हटाओ, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों की लेंथ का रेशियो क्या है वगैरह वगैरह, ठीक। या एक ओपन पाइप था, उसकी फंडामेंटल एफ थी, उसके आधे पानी भर दिया गया, आ चुका क्वेश्चन, तो अब नई फंडामेंटल क्या होगी। अब वो कह सकता है आधे में ना भर के 1/4 में भर दें तो क्या होगा, 3/4 में भर दें तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग और पाइप ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, एक पाइप वाइप की बात करके आ रहा होगा, ठीक। उसमें टेम्परेचर को इन्वॉल्व करता दिख रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है कि वो वेलोसिटी इस टेम्परेचर पे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ एक क्लोज पाइप 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, बीट्स भी आ गया, पाइप भी आ गया। टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर से वेलोसिटी ऑफ साउंड का वेरिएशन भी आ गया। तो एक क्वेश्चन में कितनी सारी बातें आ गई, रेजोनेंस भी आ गया, वेलोसिटी का टेम्परेचर से वेरिएशन भी आ गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी आ गया, यानी बीट्स वो भी आ गया। तो एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट। रेजोनेंस सबको इंक्लूड, ठीक। और वो वाला क्वेश्चन तो प्योर रेजोनेंस वाला होता है कि वाटर कॉलम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें जो है पाइप पानी कम होता है, तो पहला रेजोनेंस में मिला, दूसरा इसमें, तीसरा, वो बहुत सिंपल है, वो पढ़ के नहीं जाओगे तो भी याद ही रहता है, ठीक। लेकिन ये सब जो है वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। साउंड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है समवेयर, साउंड, तो 3 क्वेश्चन है ना इसमें। तो इसमें वेव को अगर बांटे तो वेव में पहले तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पूरा साउंड पढ़ डालते हैं, साउंड अपने आप में पूरा लंबा टॉपिक हो जाता है कि साउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साउंड की वेलोसिटी फैक्टर्स क्या है, साउंड के बारे में न्यूटन ने क्या कहा, लाप्लास ने क्या कहा, वगैरह वगैरह, ठीक। फिर साउंड की क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, साउंड लेवल क्या है, डेसिबल क्या है, फोन क्या है, ये सब, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये सब याद है ना। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या है, पेन इंटेंसिटी क्या है, बैरियर इंटेंसिटी क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या है, आई होप ये सब चीज याद है। तो साउंड अपने आप में एक काफी साउंड टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आपको कवर करना है। फिर आता है आपको ट्रांसवर्सल स्ट्रिंग, रस्सी टंगी हुई है, रस्सी लेटी हुई है, अब टंगी रस्सी पे न्यूटन लॉ को मिला के क्वेश्चन पूछता है, फिर एक से ज्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। रस्सी टंगी है, रस्सी पे नीचे मास टांग दिया, एक वेव चल पड़ती है ऊपर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, वहाँ भी फ्रीक्वेंसी एफ थी, यहाँ की वैल्यू लैम्डा 1 थी, वहाँ की लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेशियो बताओ, ऐसे ऐसे करके स्ट्रिंग। अभी इन दोनों को मिलाया नहीं गया, अब मिला दो अगला पार्ट कि वेव सुपर इम्पोज कर रही है, वेव आपस में मिल रही है। अब मिलती वेव्स क्या करेंगी बच्चों, अगर वेव मिलेंगे, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड है तो स्टैंडिंग में बना देंगी, है ना। स्टैंडिंग वेव एग्जांपल आपको बताया मैंने, स्ट्रिंग वाले और पाइप वाले क्वेश्चन देख लेना। या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की थी तो बीट्स प्रोड्यूस करने लगती हैं, डिंचिक डिंचिक, है ना। द रेगुलर और पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एज बीट। हाउ मेनी बीट्स वी कैन हियर इन 1 सेकंड, एट द मोस्ट 10 बीट्स पर सेकंड, उसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस, ठीक। फिर सुपरपोजिशन का लार्जर पार्ट आ जाता है, इंटरफेरेंस इन लाइट एंड इंटरफेरेंस इन साउंड, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो सब, वो एक पूरा पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो साउंड अपने आप में हो गया, एसएचएम अपने आप में हो गया, और वेव अपने आप में हो गया। तो इन सब से मिला के हमने कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करे, 3 क्वेश्चन, तो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मांग रहे, इतना तो बनता है भाई साहब, टॉपिक काफी लंबा है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं अपने हीट पे। अब हीट में क्या है बच्चों, हीट में टोटल हीट को टोटल 5 पार्ट में बांट दिया गया, मालूम हमने पढ़ा था, ठीक है। पहला, अगर वैसे बात करें हीट का फ्लो का तरीका क्या क्या है, तो कंडक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन ऑफ हीट, कन्वेक्शन, यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक चैप्टर बन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। दूसरा, और उसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, 2, कंडक्शन और रेडिएशन। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला पार्ट, उसका ग्राफ भूलना नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसका ग्राफ। और कंडक्शन में जंक्शन टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस, ठीक। उसको कैसे बोलेगा, उसमें कंडक्टिंग स्लैब ना बोल के कहेगा, 2 वॉल हैं,
इस वॉल का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री है, तो उनके वॉल का इंटरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस कितना, तुमको मालूम है कि इधर का रिजल्ट स्टडी स्टेट मान के सॉल्व कर लेते हैं, जंक्शन टेम्परेचर आ जाता है, याद है? तो इस तरह के क्वेश्चन दो, कंडक्शन वाला और ये रेडिएशन वाला, न्यूटन्स लॉ, ठीक। कहीं कहीं रेयर में जाकर के आइस फॉर्मेशन का टाइम, ठीक है, वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल वाला पार्ट, तो इन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से बताया केवल। फिर उसके बाद आता है हीट का दूसरा पार्ट, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में आइस वाटर इक्विलिब्रियम आपको बताया हमने, ठीक है, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, लेकिन ठीक है पढ़ना है, ठीक। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आता है आपका हीट का, जिसमें आप थर्मोमेट्री यानी कि स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक। तो एक्चुअली 2 चैप्टर हैं, लेकिन इनको एक में पढ़ते हैं कि मर्कुरी थर्मोमीटर है यानी अल्कोहल थर्मोमीटर है, लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, उनके रेंज किस पे काम करते हैं वो सब। और फिर आपका लास्ट पार्ट जो कि कटौती इसमें कर दी गई है, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स चौथा पार्ट है हीट का, लेकिन दैट इज होल बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन, जैसे हमने बोला ग्रेविटेशन आ रहा, फ्रिक्शन आ रहा, एक क्वेश्चन 100% आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिला के आ रहा है, 100% आ रहा है। उसमें भी ग्राफ आ रहा है हमारे ख्याल से, ऐसा कुछ पीवी ग्राफ टाइप का बना देगा, और रहा है ट्राइंगल ग्राफ बन रहा है, कुछ ऐसा ट्राइंगल सा दिख रहा है, ठीक। उसमें कुछ पूछेगा कि यहां से आते हीट इतनी देरी, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हटा दिया गया, तो अब करने को बचा ही क्या हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, dq बराबर du प्लस dw। अब फर्स्ट लॉ में इतनी सी जरा सी चीज में क्या पूछेगा, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इतनी हीट दे दी, इतना वर्क हुआ, तो इंटरनल चेंज क्यों पूछेगा ऐसा भाई, तो पूछ लिया तो बड़ा अजीब सी बात है। तो क्या करेगा, ग्राफ दे देगा, कह देगा इतनी मैंने यहाँ हीट दी, तो इंटरनल चेंज कितना आएगा, अब वर्क गायब हो गया, तो वर्क आपको कहाँ से मिलेगा, ग्राफ से। तो ऐसे बेचारा क्या करे, मजबूरी है, सेकंड लॉ है ही नहीं, कार्नोट इंजन मंजन कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, फर्स्ट लॉ में जितना खेल सकता है खेलेगा, लेकिन आएगा जरूर थर्मोडायनेमिक्स का, पीवी ग्राफ का और dq by du वाला क्वेश्चन एक पक्का आ रहा है, ठीक है, ये श्योर है। बाकी 2 क्वेश्चन पूरी हीट में कवर हो जाते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कैलोरीमेट्री से मिला मिलू करके आइस फॉर्मेशन टाइम से 2 क्वेश्चन आपके हीट में चले जा रहे हैं। तो 2 ये हो गए और एक तो ये है ही, तो 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, पहुंच गए 18 तक। इधर से हमने कई क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। इस तरह से करते करते हम 11 के पूरे पार्ट को डिस्कस, नहीं अभी फ्लूइड वाला बचा हुआ, ठीक है। फ्लूइड में आप इलास्टिसिटी को ज्यादा वैरियता दें, इस साल इलास्टिसिटी से आपको एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल मिल रहा है, और वो भी यंग्स मॉडुलस से, मे बी कि बल्क मॉडुलस भी, लेकिन इलास्टिसिटी एक क्वेश्चन बनता दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बनना चाहिए, बनता नहीं जाता, तो इलास्टिसिटी से क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। बाकी 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो, अपथ्रस्ट यानी फ्लूइड एट रेस्ट, और फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन में कौन कौन, विस्कस एंड नॉन विस्कस। आप 3 क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि टॉपिक की लेंथ ज्यादा है। इलास्टिसिटी, ठीक, इलास्टिसिटी, अपथ्रस्ट प्लस सरफेस टेंशन, विस्कस नॉन विस्कस मिला के आपके हो गए 19, 20, 21, 3 क्वेश्चन मान लीजिए। 3 क्वेश्चन बहुत, 3 से ज्यादा बहुत मुश्किल है, क्या है, 3 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि टॉपिक इस तरह से इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कस नॉन विस्कस, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो बर्नौली वाला पार्ट से क्वेश्चन बनता दिख रहा है कि साइड वॉल में छेद कर दिया, पानी निकल रहा है, रेंज कितनी, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी फ्लक्स क्या है, 2g h ऊपर साइड लेते हैं, नीचे साइड लेते हैं, रेंज क्या आ जाती है 2√h कैपिटल H में स्मॉल h, है ना। रेंज मैक्सिमम के लिए छेद कहाँ बनाते हैं, बिल्कुल g से बनाते हैं, तो रेंज आएगी कितनी, वो कैपिटल H के बराबर आती है रेंज। टकराने की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो टकराने की स्पीड किसी पर डिपेंड नहीं करती है, 2g h ही रहती है, कैपिटल H रहती है, बताया था ऊपर, डायरेक्ट करके दिखाया था, याद रखना हो, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि कुछ थ्योरेटिकल कुछ आ गया तो बन सकता है, ठीक है। ये हो गया भाई जर्नी 11 की पूरी, ठीक है। उसमें हमने SHM वेव साउंड कवर किया, जो बोल रहे हैं वो भी सुनते रहना, लिखना पूरा नहीं हो पाता, बोलना जो है वो सुन लेना, उन पार्ट में एम्फेसाइज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम
3 क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे क्वेश्चन आप कह सकते हो सर ये बताइए कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कैपेसिटर पे बन रहा है, कैपेसिटर पे पक्का एक क्वेश्चन बन रहा है। बाकी 2 किस पे जा रहे हैं, बाकी 2 जा रहे हैं गॉस थ्योरम और कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम कूलॉम्स लॉ में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गॉस थ्योरम। ठीक, कूलॉम्स लॉ गॉस थ्योरम में से एक बन सकता है, लेकिन किसमें श्योर है, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट तो है कैपेसिटर के जनरल केसेस, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सिंगल कैपेसिटर। जितनी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर उतनी ही लॉस होती है, हाफ सी वी स्क्वायर QV/2 और Q²/2C, 3 फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, जितनी स्टोर होती है उतनी लॉस होती है, इसलिए हर कैपेसिटर केवल 50% एफिशिएंट होता है, मालूम है ना। तो एनर्जी लॉस सुनते ही बच्चों दिमाग में आ जाता है फॉर्मूला डेल्टा V बराबर C1C2 अपॉन ना, वो C1C2 वाला फॉर्मूला तब है जब 2 कैपेसिटर आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो और फिर एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करते हैं, तब एनर्जी लॉस, वो अलग चीज है। ये सिंगल कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हो तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला वही है जो उसके स्टोरेज के टाइम पे था, सही है। फिर जब 2 कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हो तो उनमें चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और पोटेंशियल सेम तो कितना होता है, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी लॉस क्या होती है, C1C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। और वो लॉस किसके फॉर्म में, मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड पार्शियल इन द फॉर्म लाइट एंड साउंड। ये दूसरा फॉर्मूला लॉस का, ठीक है। इसमें भी क्या करता है, दूसरे चार्ज को दूसरे कैपेसिटर अनचार्ज कर देगा और एक चार्ज को ले लेगा। ठीक, तो क्या करना, V2 0 कर दो और सारे रिजल्ट निकाल लोगे। क्लियर है। जिसका फॉर्मूला किससे मैच करता था, इन इलास्टिक कोलिजन की कॉमन वेलोसिटी और इन इलास्टिक कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी के लॉस से, m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 ब्रैकेट ऊपर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और कॉमन वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 से मैच करता था। याद है ना। ठीक, तो कैपेसिटर से 100% क्वेश्चन बन रहा है। बाकी इसमें क्या है, कूलॉम्स लॉ, डाइपोल और गॉस थ्योरम। ठीक, बाकी गॉस थ्योरम में सब बातें आ गई। कौन सी बातें आ गई, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ जरूर देख के जाना। ठीक, बाकी शीट का फॉर्मूला, लीनियर कंडक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, उन सब का मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत वो है। और कैपेसिटर से श्योर है, आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो पहुंच गए यहाँ पे, आप समझो। ठीक, थोड़ा जब इधर चलते हैं मॉडर्न की तरफ। लॉजिक गेट क्या कर लिया हमने। अब देखो लॉजिक गेट में श्योर है, बाकी एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर हट गए, तो बचा के अपने पास पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन कंफर्म है। पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन श्योर आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, पीएन जंक्शन को नहीं भूलना है। पीएन जंक्शन में क्या क्या देख के जाओगे आप, पीएन जंक्शन पहले तो एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करता है। ठीक है, रेक्टिफायर में भी हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट कुछ नहीं तो उससे पहले था हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने पूछा, तुमको बता रखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस का आई आरएमएस का वी आरएमएस का फॉर्मूला नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल आई आरएमएस क्या होता है, E0/√2, लेकिन हाफ वेव में क्या होता है, E0/2। सही है, एवरेज फॉर्मूला होता है 2I0/पाई, इसमें होता है केवल I0/पाई। तो हाफ वेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएमएस और एवरेज का फॉर्मूला नॉर्मल एवरेज आरएमएस के फॉर्मूले से अलग होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को लगता है अरे भाई आरएमएस ना, हाफ वेव में ऐसा नहीं होता, फुल वेव में वही होता है। फुल वेव में आरएमएस I0/√2, एवरेज 2I0/पाई, और एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। सही है, क्लियर है। तो फुल वेव और हाफ वेव में एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। क्या, फुल वेव में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल हो जाती है। किसमें, फुल वेव में। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये बात याद रहेगी ना, करेक्ट। तो हाफ वेव फुल वेव को बहुत फोकस करके पढ़ के जाना है, क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उसमें केवल ये पूछेगा कि हाफ वेव में क्या होता है, 4 ऑप्शन, फुल वेव में क्या होता है, 4 ऑप्शन, रिपल फैक्टर क्या होता है, ये सब बातें। ठीक, एफिशिएंसी किसकी कितनी है, वगैरह वगैरह। आई होप ये बात क्लियर है। फिर एलिमेंट्री तौर पे एलईडी, फोटो डायोड जो बता चुके हैं, और फिर एक सर्किट आप इमेजिन कर सकते हो जो पीएन जंक्शन सर्किट बनता है। ठीक है, तो
इसलिए दो क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हो इसमें, एक तो अबाउट द पीएन जंक्शन, दूसरा पीएन जंक्शन सर्किट। क्यों? क्योंकि अब बच्चों इसके पास न्यूमेरिकल पूछने को बचा नहीं बेचारे के पास। पहले ट्रांसफर के न्यूमेरिकल पूछ लेता था, अब क्या पूछेगा? पीएन जंक्शन लगा देगा, फॉरवर्ड बायस दिखा देगा, रिवर्स बायस दिखा देगा, दो पीएन जंक्शन की लेयर बना, दो ब्रांच बना देगा, फिर बैटरी लगा देगा, कह के बताओ किसमें करंट है, देख लेना, फॉरवर्ड है तो जाएगा, रिवर्स है तो नहीं जाएगा। इस तरह का एक सर्किट देख सकते हो। फिर इतने से मन नहीं भरेगा तो कह देगा लो मैंने जेनर डायोड लगा दिया, जेनर डायोड रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा दिया। जेनर डायोड कैसे काम करता है? एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो उसके केसेस तुमको बता दिए कि तभी काम करेगा जब उसका जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके ब्रेकडाउन के ऊपर हो जाएगा तो काम करेगा। और हमेशा जेनर डायोड किसमें यूज होगा? रिवर्स में कि फॉरवर्ड में? रिवर्स में। जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। जेनर डायोड में हैवी डोपिंग होती है कि लेस डोपिंग होती है? हैवीली डोप्ड होता है जेनर डायोड की लेस डोप्ड होता है? जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? फास्ट की स्लो? जेनर और एवलांच दो ब्रेकडाउन थे। जेनर में क्या होता है? फास्ट की स्लो? जेनर में फास्ट होता है, एवलांच स्लो होता है। फास्ट जेनर में ज्यादा डोपिंग है और एवलांच में कम डोपिंग है। एक दो इलेक्ट्रॉन के एनर्जाइज होने से कौन होता है? एवलांच। और एकदम से कौन होता है? जेनर। इसलिए प्रैक्टिकली जेनर को यूज करते हैं एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, हमेशा पैरेलल में और किसमें? रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। याद रहेगी बात बच्चों? ठीक। तो जेनर डायोड का न्यूमेरिकल या जंक्शन का न्यूमेरिकल से आप ये दो समझ सकते हो। ठीक। अब आता है आपका सबसे फेवरेट टॉपिक जो है इनका, जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक क्वेश्चन। उसके बिना तो काम ही नहीं चलता भाई, बिल्कुल लॉजिक गेट की तरह है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको कितने केसेस बताए हमने? रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, एक्साइटेशन एनर्जी का, और लास्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। वो उतना पूरा पढ़ लेना है, उतने को अच्छे से रिवाइज कर लेना, उस पर आए हुए क्वेश्चंस कर लेने, और ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या क्या थ्योरीज आई थी एटॉमिक मॉडल की, थ्योरीज को जरूरत नहीं है पढ़ने की, थ्योरी की हिस्ट्री नहीं आती है। ठीक है। वो बस जस्ट फॉर द नॉलेज कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अब एग्जाम में आपसे बोर्स एटॉमिक मॉडल पे चिपक के चलोगे, उसके रूल्स, उसके फॉर्मूले देखोगे बस। ठीक है। और आए हुए क्वेश्चन करके जाना। बोर्स एटॉमिक मॉडल पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये भी पक्का है, स्टार बना के पक्का पक्का लॉजिक गेट का। ठीक। कितने क्वेश्चन बचे हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन बचे हैं बस। देख लो 35 क्वेश्चन की जर्नी हमने कर ली अभी तक। ठीक है। साथ साथ थोड़ा तो रिवाइज भी करते चलो। ठीक है। तो अब देखो अभी मॉडर्न खत्म नहीं, मॉडर्न से 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसलिए मॉडर्न इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू स्कोर। इसलिए कुछ भी बाद में कर लेना, लेकिन पहले मॉडर्न रिवाइज कर लेना। मॉडर्न को बाद में मत रखना, मॉडर्न अभी रिवाइज कर डालना। शुरुआत मॉडर्न से करो, रिवर्स ऑर्डर में चलो। ठीक है। तो मॉडर्न से समझ लो कि बहुत आसान शिकार मिल जाते हैं, खटाखट आपके मार्क्स आएंगे। अगला आपका ड्यूअलिटी, डी ब्रॉगली एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन इस साल देखो हम अलग से दे रहे हैं, एक्सरे पे क्वेश्चन आ रहा है। एक्सरेज पे एटॉमिक का पार्ट है ना, तो एक्सरेज पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक दो साल से बना नहीं। एक्सरे में भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूस एक्सरे दो हमने पढ़ी थी। कौन सी एक्सरे हमेशा श्योर है कि प्रोड्यूस होगी? हाँ, हमेशा पैदा प्रोड्यूस होनी ही होनी है। कौन रैंडम नहीं है? कंटिन्यूअस। कौन रैंडम है? अचानक, कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी एक्सरे इलेक्ट्रॉन के शेल के ट्रांजिशन से पैदा होती है? इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आता है तो कौन सी एक्सरे पैदा होती है? कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी एक्सरे लगातार इलेक्ट्रॉन के स्लो होने से पैदा होती है? कंटिन्यूअस। ठीक है। तो किसका प्रोड्यूस होना श्योर है? कंटिन्यूअस का। कैरेक्टरिस्टिक तो अचानक है, शूट आउट अचानक से आई तो आई, नहीं तो नहीं है। ठीक है। समझ रहे सही? इतनी। फिर मॉडर्न फिजिक्स में आपका डी ब्रॉगली हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एक्सरे हो गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोटोन की थ्योरी इसी में आ जाती है। ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपकी इलेक्ट्रॉन और फोटोन की थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, ये आपको पढ़ना, आपको बता चुके हैं कि डी ब्रॉगली क्या है? मैटर वेव्स है, अ पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव। और फोटोइलेक्ट्रिक क्या शो करता है? अ वेव बिहेविंग एज अ पार्टिकल। और वो जो एनर्जी, जो लाइट एनर्जी के जो पार्टिकल्स, सो कॉल्ड पार्टिकल्स, वो क्या है?
फोटॉन्स हैं, यानी लाइट ट्रेवल्स इन द स्मॉल एनर्जी फॉर्म्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, वो हैं फोटॉन। तो फोटोन एनर्जी क्या होगी, एच बाय लैम्डा, एच म्यू एच बाय लैम्डा, ठीक क्लियर। तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम एच बाय लैम्डा बोलते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम एम से ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या थी, एच अपॉन अंडर रूट 2me। अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है या कौन है, उसके हिसाब से ई को क्यूवी भी लिख सकते हो, थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हो। याद है गैस मॉलिक्यूल हो तो ई को 3/2 kT लिख दोगे, न्यूट्रॉन है तो केवल kT लिख दोगे, वगैरह वगैरह। उसे बताया था अल्फा के लिए क्या था वेवलेंथ, अल्फा के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए 101 बाय अंडर रूट वी है ना, ड्यूट्रॉन के लिए 0.20, ड्यूट्रॉन में 2.202 अपॉन वी, और प्रोटॉन के लिए 0.286 286 अंडर रूट वी है ना, याद है। और इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो ये नंबर सारे तुमको याद कराए हुए हैं, वो याद कर लेना, ठीक है। बोलो लेमन बामर सीरीज वगैरह सब याद कर लेना, ठीक। तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए मॉडर्न के, 1 2 3 4 5 6 7, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही मॉडर्न से आते हैं। और मॉडर्न एक इजी शिकार है, तो पहले मॉडर्न को रिवाइज कर लो, ठीक है। बाकी चीजें होती रहेंगी लेकिन वो छोड़ना नहीं है, अच्छा स्कोर बन जाता है उससे, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें बचे कुछ पार्ट में आता है आपका एक क्वेश्चन 100% ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से, एक क्वेश्चन एसी से आ रहा है, क्या है, एलआर सर्किट है, या हो सकता है सीआर सर्किट है, या फिर एलसीआर का रेजोनेंस सर्किट है। तीन ही चीजें बनती हैं इसमें अक्सर, एलआर कॉम्बिनेशन, सीआर कॉम्बिनेशन या एलसीआर। तो इसे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एसी में माँ पता नहीं क्या क्या पढ़ लो। सीरीज के 3 सर्किट पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह, एलआर सीरीज, सीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज एंड द रेजोनेंस। उसके बाद फेजर डायग्राम के रिजल्ट, फेस एंगल क्या है, कॉस फाई क्या है, आर बाय जेड क्या है, पावर डिसिपेशन, ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई का रिजल्ट वगैरह, एक्सएल एक्ससी वगैरह, और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और याद रखना एसी में नॉर्मल केवीएल नहीं लगता कि EL प्लस EC प्लस ER बराबर E कर दें, क्या लगता है E बराबर अंडर रूट EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, जिससे बनता था Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, cos फाई बराबर पावर फैक्टर बराबर R बाय Z एंड सो ऑन। tan फाई XL बाय R या XC बाय R, डिपेंड करता है कौन सा सर्किट है, XL माइनस XC बाय R, ठीक है। समझ रहे बच्चों। तो एसी से क्वेश्चन आ रहा है और ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वाला सर्किट आता है, बस आपको याद नहीं रहता है इसलिए आप परेशान होते हो। एसी में जानबूझ की वैल्यू ऐसी दी जाती है जो चीजें कट जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे देगा 100/पाई, तो हमारी जरूरत नहीं है, 100/पाई इसलिए दिया ताकि ओमेगा तुम लिखोगे 2πf तो पाई बाई कट जाएगा, 100 तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऐसी दी जाती है, तो इजी वैल्यू माना करो, ठीक है, करेक्ट। तो एसी आपका हो गया। अब आता है आपका पूरा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल से आपके 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल से एक क्वेश्चन के चांस है, पर आई एम नॉट टेकिंग गारंटी, श्योर नहीं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल से आ रहा हो। बाकी ये 2 क्वेश्चन तो श्योर हैं, मैग्नेटिज्म के श्योर हैं, कोई डाउट ही नहीं है। कहां से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे लॉ का, और बाकी एक क्वेश्चन में आप तीनों जगह जा सकते हो। करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किधर है, नेट डायरेक्शन जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे थे, फोर्स ऑन अ चार्ज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, हो सकता है फोर्स की कैलकुलेशन करवाए, या हो सकता है खाली डायरेक्शन पूछते राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, या किधर जाके टकराएगा, प्लेट ए से टकराएगा, प्लेट बी से टकराएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 2 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन आ गए, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ चार्ज एंड कंडक्टर, और ये क्या है, ये आपका फैराडे लॉ के क्वेश्चन है EMI वाले। ये से म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, सेल्फ इंडक्शन, हाफ LI स्क्वायर वगैरह वगैरह, मोशन एम है BLB sin थीटा, ठीक। और फिर जैसे ही बताया था फिल्म ग्राइंडर, ये सब मिला करके आपका एक पार्ट बन गया, और एक बन गया, और एक बन गया क्लासिकल मेडिसिन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके चिपक गए, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई रह गया ना अभी, कौन सा,
28 30 हाँ 3 क्वेश्चन ठीक। 25 है तो ये अभी हमने कवर तो किया ना इसको। इसने बोला नहीं, कुछ बोला ही मुझे मैं। अच्छा ठीक है। एक ऊपर रह गया ना 31 ठीक। अब देखो ठीक, अब देखो इन 25 से लेके 30 तक 25 30 और 31 यहाँ लिख देते नीचे कर ठीक है, छुप रहा है ये 21 है ठीक है। देखो 25 26 27 28 29 30 31 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ठीक है। ये 7 क्वेश्चन जो बड़े टॉपिक हैं आपके उनके ही पार्ट्स या उनके आपस में इंटरकनेक्शन से बन सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्वेश्चन कम कवर करें, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई और क्वेश्चन आ जाए हीटिंग इफेक्ट पर आ जाए ठीक है। हो सकता है कि जो हमने हाइड्रोजन प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया, हाइड्रोजन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन प्रिंसिपल ठीक है कि उसकी थ्योरी में क्या कहा गया है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन रिस्पेक्ट टू वेव फ्रंट, तो 90 डिग्री रहता है। ऐसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है। फिर 27 28 29 30 इन सब में आप फिलर क्वेश्चन जैसे होते हैं, फिलर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ क्वार्क ऑसिलेटिंग इन वाटर, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ठीक है। या कोई टनल बना दिया अर्थ से तो उसके थ्रू बॉल गिरा जिसका फॉर्मूला कितना आ गया, तो ये फिलर क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको देखते ही जवाब दे देना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो फॉर्मूला बेस्ड किसी के भी हो सकते हैं ठीक। जैसे मान लो आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी का आ गया गॉस थ्योरम का आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्या जवाब आएगा, तो एकदम से याद नहीं आता क्या था, E इंटू सिग्मा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या है, E इंटू सिग्मा। अब अगर शीट है तो E का फॉर्मूला क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो प्रेशर बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर है तो E का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेक्ट, इस तरह से ठीक है। या कोई अचानक से आ गया कि कैपेसिटर में हमने एनर्जी, कैपेसिटर में हमने स्लैब इंसर्ट कर दिया और बैटरी हटा रखी थी, तो एनर्जी का क्या हुआ, चार्ज का क्या हुआ, तो ऐसे फिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ सकता है ठीक है। जो श्योर बताएं वो तो श्योर आपके हैं ही, बाकी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कोई भी देखते कहता है कि अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे ठीक है। उनमें थ्योरेटिकल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप 25 से लेकर के 26 27 28 29 30 31 ये कितने हो गए, 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जनरल होंगे ठीक है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। तो जैसे हम कहते हैं 45 से 45 कैसे सही हो गए, तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखते ही कर लो, सबके लिए वो खुले एकदम यूनिवर्सल ठीक है। फिर 25 के बाद की स्टोरी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू होती है, फिर 30 फिर 35 और फिर 35 से 45 की यात्रा थोड़ी टफ होती जाती है। तो इस तरह पूरा जो पेपर ही है वो भी इस तरह से बनाया जाता है कि इतने इतने लेवल पे जाते जाते आपको टफनेस महसूस हो ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि जिन जिन चीज़ों को आपको हमने एम्फेसाइज कर दिया है, एक तरह से हमने देखा जाए तो पूरी फ्री सी रिवाइज कर डाली है ना, पता नहीं चला नहीं हमने कोई चीज छोड़ी ना, सारी बातें कर ली, सफर टेंशन भी बात कर ली है ना। सफर टेंशन में वो बूंद वाला क्वेश्चन याद रखना, ड्रॉप जो बस्ट हो जाएगी ना तो उसमें एनर्जी अच्छा बस्ट होगी एनर्जी निकलेगी कि एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, और बूंदें मिलेंगी तो बड़ी बूंदें। और रेडियस रिलेशन थी कैपिटल आर बराबर n/1/3 इनटू स्मॉल r है ना, वो वाला पूरा पार्ट देख लेना। सफर टेंशन की 2 डेफिनेशन थी, F/L और W/ΔA, वो वाला पार्ट ठीक है। तो ये पूरा एक देख लेना। AC का तुमको बता ही दिया ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा एक चार्ट की तरह बना लोगे, चेकलिस्ट की तरह बना लोगे और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते जाओगे।
सबसे पहले क्या रिवाइज करोगे? मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़नी है, 7 से 8 क्वेश्चन एकदम पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और कैसे करोगे रिवाइज? थ्रू द आए हुए क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 25। चलो मिलके फोड़ते हैं, आओ इनका गुरूर तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए टफ इजी कुछ नहीं है, क्योंकि हम पूरा पढ़ के जाएंगे तो कितना भी कोई टफ देगा हमें वो इजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो चलो बारिश से नहीं डरते हैं, बादलों के ऊपर उड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।